सरकार भाई मेरे पीछे इस टाइम पाकिस्तान की सबसे सस्ती ईवी एसयूवी खड़ी है। बेसिकली ये डोंगफेंग की वीगो एसयूवी है। इसके बारे में क्लेम ये किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी मार्केट की सबसे सस्ती एसयूवी है। अब एसयूवी काफी साइजेस में आती है, इसको बी सेगमेंट की एसयूवी कहा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि दिस इज एक्चुअली ऑलमोस्ट द सेम साइज एज एमजी की जो ZS आती है। तो उससे शायद थोड़ी सी बड़ी हो, वैसे ZS से थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये सेगमेंट वही बन जाता है। और अकॉर्डिंग टू डोंगफेंग ये पाकिस्तान की सबसे सस्ती ईवी बन जाती है उस कैटेगरी की। अब मैंने इस प्रोडक्ट को चेकआउट किया है और मेरा पहला कंसर्न ही ये था कि क्या इसके अंदर सस्ती हरकतें तो नहीं की गई, क्योंकि जब भी कंपनी प्राइस टैग की बात करती है ना कि हमने सबसे सस्ता कर दिया, तो जनरली उसका मतलब ये होता है कि हर चीज सस्ती लगा दी है और वो चीज जो है वो साल 2 साल में जवाब दे जाएगी। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ है कि इस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसके 2 वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, E1 और E2। और जो E1 वेरिएंट है वो आई थिंक अराउंड 6.7 से 6.9 मिलियन के करीब कहीं पे रेंज में है। एग्जैक्ट प्राइसिंग जो है वो मेरी टीम यहाँ पर डाल देगी। और जो इसका E2 वेरिएंट है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये इसका हाई एंड वेरिएंट है। ये जो वेरिएंट है ये 75 के करीब की प्राइस टैग में जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है। अगेन एग्जैक्ट प्राइसिंग मेरी टीम यहाँ पर एडिट में डाल देगी। बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे एग्जैक्ट प्राइसिंग कंफर्म नहीं है। ये बात मैं ऐड कर दूं कि इसका इंटरनेशनली एक और वेरिएंट भी आता है जिसका नाम E2 प्लस है, वो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रहा। उसके अंदर एक तो बैटरी का साइज थोड़ा बड़ा है और जो रूफ है वो मून रूफ आती है। इस तरह की छोटे मोटे चेंजेस हैं। पाकिस्तान में जो वेरिएंट आ रहा है ये 44.9 किलोवाट आवर बैटरी वाले आ रहे हैं, तो E1 और E2 आ रहे हैं। ये जो गाड़ी है ये आपको तकरीबन 430 किलोमीटर की जो रेंज है वो प्रॉमिस करती है, जो इसकी क्लेम्ड रेंज है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इसको नॉर्मल रेंज में कहेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि अराउंड आपको 300-350 की जो रेंज है वो प्रोवाइड कर देगी 45 किलोवाट आवर की बैटरी पे। ये LFP बैटरी है, लिथियम फॉस्फेट बैटरी है। और इसकी जो वारंटी है कंपनी की तरफ से वो बैटरी की 8 साल दी जा रही है और गाड़ी की 5 साल दी जा रही है। तो आपको एटलीस्ट 8 साल की जो वारंटी है वो बैटरी की तरफ से मिल रही है। तो आपको पीस ऑफ माइंड है कि ये बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी। डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं तो मुझे कुदरती तौर पे ये जो कलर मिला है ऑरेंज, मेरे ख्याल से ये इसके डिज़ाइन को ज़रा ज़्यादा ही उठा रहा है। किया वाली थोड़ी सी लुक ज़रूर आती है। फ्रंट से आप किया की जो ईवीज देखते हैं उन जैसी लुक है। किया की ईवी ना यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे घुमा के लेके आते हैं, इनने पूरा टी सा बना दिया है। बट इसकी जो लुक है वो गाड़ी के साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा बल्की है। लाइक ये गाड़ी जब रोड प्रेजेंस की अगर आप इसकी बात करते हैं ना तो अपने सेगमेंट से ज़्यादा बड़ी रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी की। और स्पेशली ये जो कलर है दूर से बहुत ज़्यादा उठता है, मतलब अगर आप दूर से भी इसको आता देखेंगे ना तो आपको फील होगा कि कोई बड़ी बेहतर गाड़ी आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इस गाड़ी के बारे में मैंने नोटिस किया वो ये है कि दिस इज़ अ ग्राउंड अप ईवी। तो इस गाड़ी में कहीं पर भी ये फीलिंग नहीं आती कि कंपनी ने एक पेट्रोल गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट किया है। दिस इज़ अ प्रॉपर ईवी कार। उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इवन इसका जो रिम का डिज़ाइन है वो ईवी वाला है। यहाँ पर जो ये डू टोन दिया गया है बड़ा खूबसूरत है। इसके अंदर आपको 360 कैमरास भी मिल जाते हैं, जिनको कुछ केसेस में लोग 540 भी कह रहे हैं, बट ये एक्चुअल में 360 कैमरास ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं दे नॉट मूव। ये काफ़ी हद तक जो BMW i7 के अंदर डोर हैंडल्स आते हैं ना उसी तरह परफॉर्म करते हैं। अंदर वाली साइड पर एक बटन दिया गया है। इसका नुकसान ये है कि जब आप पहली दफ़ा इसको देखते हैं ना तो आप सोचते हैं कि भाई ये मूव क्यों नहीं हो रहे, अड़ उड़ गए हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो जो मूवेबल हैंडल्स होते हैं ना उनका प्रॉब्लम ये होता है वो जम जाते हैं। इसके केस में वो मसला नहीं आएगा। आप सिंपल बटन दबाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली जो दरवाज़ा है वो ओपन हो जाएगा। और ये बाय द वे सारे डोर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ओपनिंग और क्लोजिंग पे आते हैं। इसका भी क्या फ़ायदा नुकसान है मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। बैक से अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं ना तो इस गाड़ी की लुक बैक से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक है। और अगेन वही बात है कि कहीं से देखकर ये नहीं लगता कि ये कंपनी क्लेम कर रही है कि दे आर प्रोवाइडिंग द चीपेस्ट या सबसे सस्ती एसयूवी। ये कहीं से भी ऐसी फील नहीं होती। लाइक इसमें जो फीलिंग है वो आती है कि आप एक प्रीमियम गाड़ी जो है उसको देख रहे हैं। बैक लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर अगेन वही डोंगफेंग वीगो लिखा हुआ है। इस गाड़ी का नाम बड़ा कंट्रोवर्शियल है, वीगो इसका नाम आई डोंट नो क्यों रखा गया है, बट पाकिस्तान में वीगो इतना पॉपुलर नेम है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस गाड़ी को पाकिस्तान में लॉन्च करना था ना तो इसका नाम वीगो ना रखते तो बेहतर था, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनती। और अगर पाकिस्तान में आप लॉन्च कर रहे हैं तो नाम चेंज भी हो सकता था। इसमें ये स्प्लिट जो बूट है ये भी आता है, V8 में भी पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन है, रेंज रोवर वगैरह में भी आता है। अच्छी बात यह है कि ये बूट जो स्प्लिट
टॉयलेट वाला है, इस पे आप वजन डाल सकते हैं। यहाँ पर कप होल्डर्स दिए गए हैं, तो अगर आप कोई पिकनिक वगैरह कर रहे हैं आप बैठ के भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पर दोनों साइडों पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि इसके अंदर आपको स्पेयर टायर नहीं देखने को मिलता, तो उसकी जो पूरी जगह है वो भी काफ़ी हद तक खाली है। यहाँ पर आपको आपकी टायर रिपेयर किट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। तो टायर जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है, टायर रिपेयर किट जरूर दी गई है। व्हीकल टू लोड की फंक्शनैलिटी जो है इस गाड़ी के अंदर दो फॉर्म में आपको देखने को मिल जाती है। एक तो ये है कि इसके बैक साइड पर आपको वो जो कार चार्जर वाली पोर्ट है वो मिल जाती है, तो छोटे मोटे जो फ्रिज आते हैं गाड़ियों के अंदर रखने वाले वो आप इसमें लगा सकते हैं। कोई हीटर अगर आप लगाना चाहते हैं, कोई वो स्टीमर आते हैं गाड़ियों के लिए जो केटल होती है बेसिकली, वो आप इसमें लगा सकते हैं अंदर ही। लेकिन इसके अंदर मुझे नॉर्मल पोर्ट जो 3 पोर्ट वाली होती है वो नहीं मिली, तो आप नॉर्मल चीज़ें इसमें प्लग इन नहीं कर सकते। नॉर्मल चीज़ें प्लग इन करने के लिए आपको इसकी चार्जिंग पोर्ट का जो व्हीकल टू लोड का फीचर है वो यूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए एक एक्सेसरी भी आती है जो कि आई थिंक गाड़ी के साथ नहीं आती, तो आपको उसे भी सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। बाकी भाई आपका जो 360 कैमराज हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने इसीलिए वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि दीज आर 360 कैमराज टेक्निकली। ऊपर वाली साइड पर आपको ये एक पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आपकी गाड़ी पीछे से कोई बंदा गाड़ी तेज चला के आ रहा है तो आपकी गाड़ी डिटेक्ट कर लेती है और रेडी हो जाती है कि रियर कोलिजन ना हो। हमने ये चीज़ हैवल वगैरह के अंदर भी देखी है, अक्सर वो वीडियोस भी आ रही होती हैं कि कोई अगर पास से तेज़ी से गुजरता है तो वो हैजर्ड ऑन कर देती है। तो ये वो जो सेंसर है ना वो ये ऊपर लगाया गया है, कैमरा यहाँ पर नीचे जो है वो मौजूद है। बाकी भाई चार्जिंग पोर्ट की अगर आप बात करते हैं तो क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है तो आपको यहाँ पर CCS2 की जो पोर्ट है वो देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर AC और DC दोनों की ऑप्शन मौजूद है। AC के ऊपर आई थिंक जो है वो आप इसको अराउंड 6 किलोवाट पे चार्ज कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि 5-6 घंटे लग जाएंगे इसकी 45 किलोवाट आवर की बैटरी को। और अगर आप इसको DC पे चार्ज करते हैं तो वहां पर ऑब्वियसली ये तेज होने वाली है। और DC चार्जिंग के अंदर जो कंपनी का क्लेम है वो ये है कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर आप 20 to 80% चले जाते हैं। तो आप अपने माइंड में घंटा रखें, मतलब इसके अंदर जो चार्जिंग स्पीड है वो उतनी ज़्यादा स्लो नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस गाड़ी के अंदर एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि दिस इज़ अ वेरी एफिशिएंट कार एज वेल। मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि मेरे पास हमर है, हमर की जो बैटरी है वो 212 किलोवाट आवर की है और उसके ऊपर वो 600 किलोमीटर की रेंज देती है। इस गाड़ी के अंदर हमर से 4 गुना से भी कम बैटरी लगाई गई है, यानी कि इसकी जो बैटरी है वो हमर से 4 गुना कम से भी थोड़ा सा नीचे ही बन जाती है, लेकिन फिर भी इसकी जो रेंज है वो हमर से आधी है। कहने का मकसद ये है कि सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हमर 2 गुना से भी ज़्यादा पावर लेती है। पाकिस्तान में अक्सर जो ईवी कार्स है ना, जब उनकी बात होती है ना तो उनकी सिर्फ रेंज डिस्कस हो रही होती है कि भाई ये दूर कितना जा सकती है, बट रियलिटी ये है कि हमने इस चीज़ को भी देखना है कि वो उतना दूर जाने में बिजली कितनी ले रही है। मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने में 2 गाड़ियां जो हैं वो हो सकता है कि आधो आध का फर्क हो, मतलब ये आधी बिजली ले रही हो वो डबल बिजली ले रही हो। तो उस लिहाज से भी गाड़ी काफ़ी एफिशिएंट है, क्योंकि 45 किलोवाट आवर बैटरी से अगर आप मतलब बिल्कुल नॉर्मल ड्राइविंग की भी बात करते हैं तो 300 प्लस 350 की जो रेंज है वो आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत सॉलिड नंबर बन जाता है। भाई गाड़ी के अंदर जैसे ही आप लोग बैठते हैं ना तो आपकी एक बार तो तबीयत वॉश हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि गाड़ी की जो लुक है, अगर आप पहले इससे पेट्रोल गाड़ियाँ चलाते रहे हैं तो गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और गाड़ी में ना मुझे काफ़ी जगह पर टेस्ला और दूसरी चाइनीज़ गाड़ियों की जो लुक है वो नज़र आई है। फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे ये डैशबोर्ड वाले एरिया की बात करते हैं तो जो टेस्ला की मॉडल 3 आती है ये उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। इनफैक्ट इसकी जो एम्बिएंट लाइट की पोजीशन है वो एग्जैक्टली वही रखी गई है जो कि नई टेस्ला मॉडल 3 के अंदर आती है। यहाँ पर आपको 12 इंच के करीब की जो स्क्रीन है वो देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। और सामने आई थिंक ये 8 इंच की स्क्रीन बनती है, बड़ी पतली सी स्क्रीन है, जिसके ऊपर आपकी बेसिकली स्पीड और आपका मोड और इस तरह की चीज़ें जो है वो आ रही हैं। स्टीयरिंग व्हील की भी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये वो जो नए स्टाइल के स्टीयरिंग व्हील आते हैं जो पूरे सर्कल नहीं होते भाई, ये वो वाला स्टीयरिंग व्हील है। 50 वाट का यहाँ पर वायरलेस चार्जर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। चाइना के अंदर बहुत से ऐसे फ़ोन आते हैं जो कि 50 वाट स्टैंडर्ड सपोर्ट करते हैं वायरलेस चार्जिंग में। पाकिस्तान में हमारे जो फ़ोन्स हैं वो जनरली 25 वाट तक सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं ये उनको मैक्सिमम वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड कर सकेगा। वायरलेस चार्जिंग में यहाँ पर वेंटिलेशन भी दी गई है एंड दिस इज़ अ स्मार्ट वायरलेस चार्जर, जिसका मतलब ये है कि जब आप इस पर चार्जिंग पे लगाते हैं आप इसको यहाँ स्क्रीन से बंद भी कर सकते हैं। और अगर आप खुदा ना खास्ता भूल जाते हैं अपना फ़ोन गाड़ी में, तो जैसे ही आप दरवाज़ा ओपन करेंगे ना, अगर फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है
तो वो फ़ोन जो है वो आपको एक नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर देता है। बाकी भाई इस गाड़ी के अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट पर भी 120 वाट की जो कार चार्जर की पोर्ट है वो मौजूद है और यहाँ पर टाइप सी की जो डेटा पोर्ट है वो भी मौजूद है, यानी कि इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ अगर आप कोई हार्ड ड्राइव वगैरह लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। बाकी भाई यहाँ पर कप होल्डर्स दिए गए हैं, जिनको पहली लुक में जब मैंने देखा है तो मुझे ऐसा लगा कि कप होल्डर का सिर्फ डिज़ाइन बनाया हुआ है, बट ये एरिया है जो बाहर आ जाता है जिसमें आप कप होल्डर का जो फ्रेम है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल है। जो वाइज़र के अंदर यहाँ पर अक्सर ऐनक रखने की जगह होती है वो यहाँ सामने की तरफ दी गई है। लाइट्स दी गई हैं। इसके अलावा लाइट्स में एक चीज़ जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि इसमें भी लाइट है। ये जो मिरर होता है ना, इसके अंदर भी आपको लाइट देखने को मिल जाती है। गाड़ी की अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो एक चीज़ जो कि मुझे इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो इसकी ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इसका ये कंप्यूटर है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि दिस कार इज़ अ ग्राउंड अप ईवी, तो इस गाड़ी में हर चीज़ कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करना चाहते हैं तो वो भी बटन जो है वो यहाँ पर मौजूद है और गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। और क्योंकि सारे दरवाजे जो हैं वो इलेक्ट्रिकली ओपन होते हैं तो यहाँ पर कोई बटन वगैरह नहीं है जो मतलब नॉर्मली होता है ना गाड़ियों में कि वो लॉक अनलॉक शो करता है मैनुअली, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। दिस इज़ ऑल इलेक्ट्रिक। और यहाँ पर जो बटन है, अगर खुदा न खास्ता कभी गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है या कभी आपकी गाड़ी फंस जाती है कहीं पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में ये मसला होता है, इसकी 12 वोल्ट की बैटरी डेड हो जाए तो ये दरवाज़ा ये ओपन नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर हर दरवाजे में मैनुअल लैच दी गई है जो कि मतलब बेसिकली अगर आपकी गाड़ी डेड है तब भी हो सकती है। और इस गाड़ी के अंदर एक रेस्क्यू मोड दिया गया है जिसको ऑन करने पर आपकी गाड़ी जो है वो ना सिर्फ इस चीज़ को कर देती है कि वो ज़रा बैटरी की पावर शावर कट ऑफ कर देती है, वो गाड़ी को न्यूट्रल में भी डाल देती है कि आप उसको टो ट्रक के ऊपर चढ़ा सकें। तो रेस्क्यू मोड भी यहाँ पर दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। सेफ्टी फीचर्स की बात हो ही रही है तो ये मैं इस गाड़ी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ईवीज़ आ रही हैं। पूरी दुनिया में जो ईवीज़ होती हैं जनरली उनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एक छोटा सा गैस का जो वो CO2 का सिलेंडर है या वो जो पाउडर वाला सिलेंडर है वो रखना है, और जनरली गाड़ियों में वो कंपनी की तरफ से लगा हुआ आता है क्योंकि वो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो आई थिंक पाकिस्तान में ईवीज़ आ रही हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े आग के या वो वाले मसले नज़र नहीं आए, बट हमें उन मसलों का वेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये अगर कोई गवर्नमेंट में देख रहा है तो ईवी की पॉलिसी में रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि फायर एक्सटिंग्विशर के बगैर गाड़ी जो है वो रोड पे नहीं आएगी, क्योंकि ईवीज़ में जब आग लगती है ना तो उसको संभाला नहीं जा सकता। बाकी भाई अगर आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर एक कैंपिंग मोड आ जाता है जो कि इस गाड़ी को बेसिकली अनलॉक कर देता है, गाड़ी की जो लाइटें शाइटें हैं उनको एडजस्ट कर लेता है। एक नैप मोड है जिसको ऑन करते ही एसेंशियली आपकी गाड़ी जो है वो आपको लेटने वाली पोजीशन में मूव कर देती है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है ना वो सारे इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। और नींद आ रही है मुझे, लेकिन हम इसको ऑफ़ करेंगे। बेसिकली इस तरह के काफ़ी मोड्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो है वो मेमोरी पोजीशनिंग भी दी गई है, जिसका मतलब ये है कि आप सीट की जो पोजीशन है वो गाड़ी में सेव कर सकते हैं, तो मल्टीपल पोजीशंस ऑलरेडी सेव हो जाएंगी। हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं, लेकिन वो सिर्फ ड्राइवर साइड पे हैं, तो ये वाली साइड पे नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि एक बड़ी मिस फीचर है, क्योंकि जनरली दोनों सीटों पे ही होता है, मतलब अगर कोई फीचर दे रहा होता है तो आई थिंक वो एक मिसिंग एरिया है। दूसरा, गाड़ी के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल स्पीकर्स लगाए गए हैं। अंदर इसके 6 स्पीकर हैं और इसके अंदर एक्सटर्नल स्पीकर्स भी हैं, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ आप म्यूज़िक अंदर वाली साइड पे बड़े क्रेजी अंदाज में प्ले कर सकते हैं, आप बाहर वाले स्पीकर पे म्यूज़िक प्ले करके भी अगर कहीं पे कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को एंजॉय करवा सकते हैं। और इसके अंदर एक माइक्रोफोन भी दिया गया है, तो आप कोई भी चीज़ अगर बोलेंगे तो वो बाहर वाले स्पीकर पे आ जाती है, और ये अजीबोगरीब किस्म की फ़नी नॉइजेस भी निकाल सकती है जिनको आप गाड़ी के अंदर या बाहर प्ले कर सकते हैं। इस मेन्यू का नाम ही इनने फन स्पीकर रखा हुआ है और आप कोई भी आवाज़ निकाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस गाड़ी के अंदर ज़रूर मौजूद है। एक्सटर्नल कॉल की भी फंक्शनलिटी है, जहाँ पर अगर आप किसी बंदे से बाहर बात करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी भाई वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मैंने इस गाड़ी को ड्राइव करके भी देखा है, एंड एज समवन जो कि रेगुलरली ईवीज़ चलाता है, मुझे जो चीज़ें इसकी पसंद आई हैं वो ये है कि अगर आप इसको शहर में चला रहे हैं तो इस गाड़ी के अंदर एक सर्टन झोला है। अगर आपने फॉर्च्यूनर और पराडो दोनों रखी हो तो आपको पता होगा कि पराडो की जो सस्पेंशन है, अगर वो आप किसी चीज़ के ऊपर से गुजारते हैं, मतलब स्पीड ब्रेकर वगैरह से, तो वो ज़रा हिलती जुलती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कंफर्टेबल ज़्यादा मिलती है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि हाई स्पीड के ऊपर ज़रा आपको उसका ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बॉडी रोल ज़्यादा आ जाता है। फॉर्च्यूनर में वो चीज़ नहीं होती। तो इसकी अगर आप सस्पेंशन की बात करेंगे तो मुझे वो पराडो वाली जो फीलिंग है ना, थोड़ी सी ये झोले वाली,
वो आई है। दूसरी चीज़ जो कि मुझे थोड़ी सी अजीब लगी है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर अगर आप इसकी व्हीकल सेटिंग के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी रिकवरी है उसकी इंटेंसिटी 4 दी गई है, यानी क्लोज, वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग। ये एनर्जी रिकवरी ये होती है कि जब आपने रेस से पैर उठाया है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करती है। इसको स्ट्रॉन्ग पे भी अगर आप कर देते हैं ना तो जितनी देर में आपने पैर उठाया है ये ब्रेक किक इन होने में एक स्प्लिट सेकंड लेती है, मतलब उसी टाइम काम नहीं शुरू कर देती। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अनोइंग लगी है। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर ऐसे होता है कि आप तेज़ जा रहे हैं, एकदम कोई चीज़ सामने आई, आपने पैर उठाया है तो वो गाड़ी जो है ना वो अपने आप को वापस नहीं रोकती, आपको ब्रेक पे ही जाना पड़ता है जिस तरह आप पेट्रोल गाड़ियों में जाते हैं। तो अगर आप पेट्रोल गाड़ी चला के इस पे आ रहे हैं आपको मसला नहीं होगा, बट इफ़ यू आर ऑलरेडी ड्राइविंग एन ईवी तो आपको थोड़ा सा इस पे एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी भाई 3 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं और मेरे ख्याल से अर्बन ड्राइविंग के लिए वो स्पोर्ट्स मोड जो हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। एक अजीब सी चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर ना यहाँ पर सामने जो गाड़ी शो होती है उसमें मून रूफ है, जबकि इस गाड़ी में मून रूफ नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा है कि सॉफ्टवेयर के अंदर इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो आप सॉफ्टवेयर को OTA अपडेट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाईफाई कनेक्टेड सॉफ्टवेयर है तो आप बेसिकली वाईफाई जो है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों अवेलेबल हैं। एंड ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी के बारे में मेरे ओपिनियन जानेंगे तो मैं यही कहूँगा कि फॉर द प्राइस दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी 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 डिसेंट ईवी व्हीकल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मतलब गाड़ियाँ मैंने घर में पहली गाड़ी लेनी है या इस रेंज में एक ही गाड़ी है तो तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस रेंज में जो HEVs आ रही हैं, जो PHEVs आ रही हैं, आप उस तरफ जाएँ। बट अगर आपके घर में पहले गाड़ियाँ मौजूद हैं और आप एक EV लेना चाह रहे हैं कि आपका पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा कम हो और आपको एक फ़न कार चाहिए, ये गाड़ी डेफिनेटली वो रोल प्ले कर सकती है। और इसमें वो जो प्राइस के ऊपर कमी वाली चीज़ है कि प्राइस कम है तो शायद गाड़ी में भी क्वालिटी कम हो, वो मुझे फील नहीं हुआ। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस गाड़ी के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और ओवरऑल आपको ये गाड़ी कैसी लगी है। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।